हेलो। 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 वॉइस क्लियर है गाइस? यस एवरीवन। वॉइस क्लियर है? ओके। चलिए, जस्ट 2 मिनट्स वेट करें गाइस। जल्दी से सारे लोग भी जुड़ जाएं। उनके लिए वेट करते हैं 2 मिनट। ओके, ऑल क्लियर। चलिए। ओके। गुड इवनिंग एवरीवन। यस स्मिता, गुड इवनिंग। ओके, यस शैल, गुड इवनिंग। चलिए, बहुत ही बढ़िया। जल्दी से सारे लोग जुड़ जाते हैं भाई, और वापस से अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा बहुत ही एक नया सब्जेक्ट, जिसके बारे में कल हमने थोड़ा सा इंट्रो देखा था, और इसे बोला हमने एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि हिंदी में उद्यमिता। ठीक है। चलो, तो आज हम इसके आगे बढ़ने वाले हैं जल्दी से, और बाकी सारे लोग भी जुड़ जाएं। हाँ, कल की क्लास में आई थिंक बहुत ही मजा आया होगा। बहुत सिंपल सा सब्जेक्ट था। ठीक है। बट चीजें कई बार समझ में नहीं आती है, बट इसे हम बहुत ही आराम आराम से पढ़ रहे हैं हर एक टॉपिक को, ताकि हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, हर एक चीज हमें पता चल जाए कि किस प्रकार से हमें मींस के लेवल पे इसका आंसर लिखकर आना है। ठीक है। चलो, तो जरा 2 मिनट का और वेट करते हैं, सारे लोग जल्दी से जुड़ जाएं, 1 मिनट। ठीक है। क्योंकि इस सब्जेक्ट का वेट काफी दिनों से कर रहे थे लोग। चलो। ओके, चलते हैं, तो स्टार्ट करते हैं अब हमारी उद्यमिता के बारे में। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बहुत ही बेसिक सा एक इंट्रो दिया था, इसकी बेसिक सी चीजों के बारे में बताया था कि उद्यमिता एक्चुअली में फोर्थ पेपर के कौन से पार्ट में यहाँ पे उपस्थित है। तो फोर्थ पेपर जो है हमारा बी पार्ट, इसके बारे में डिस्कस किया था। ये पूरा सिलेबस लिखा हुआ है। कल हमने उद्यमिता वर्ड के बारे में डिस्कशन किया था कि उद्यमिता क्या होती है, उद्यमिता की विशेषताएं आज हम पढ़ने वाले हैं, और इसकी अवधारणाओं के बारे में आज हम बहुत ही विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। क्लियर? चलो, तो जरा जल्दी से बढ़ते हैं आगे। एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। तो कल की क्लास में हमने उद्यमिता देखा था, इसकी कुछ परिभाषाएं देखी थी कुछ इंपॉर्टेंट से लोगों के द्वारा, जैसे कि हमने देखा था यहाँ पे पीटर ड्रकर ने भी कुछ बोल रखा था। ठीक है। देन इसके बाद हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कुछ इंपॉर्टेंट से लोग, जैसे कि पीटर किलबई के अनुसार उद्यमिता क्या होती है, जोसेफ शुम्पीटर के अनुसार यहाँ पे उद्यमिता क्या होती है। ये सारी चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो इन्हें जरूर देखना। ठीक है। चलो, तो आज इसके आगे बढ़ते हैं, और आज हम बात करने वाले हैं उद्यमिता की अवधारणा के बारे में, जो हमारे सिलेबस में डायरेक्ट एक टॉपिक लिखा हुआ है, उद्यमिता की अवधारणा। कि उद्यमिता क्या होती है, कौन कौन सी चीजें होती है उद्यमिता के पीछे, यहाँ पे उद्यमिता में क्या क्या चीजें हम इंक्लूड कर सकते हैं, ये सारी चीज आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। चलो, तो जरा जल्दी से आ जाते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। उद्यमिता का अभिप्राय उद्यमी द्वारा किए गए कार्यों से है। तो कल की क्लास में मैंने आपको 3 चीजों के बारे में बताया था कि उद्यमिता अलग होती है, ठीक है, उद्यमी अलग होते हैं, और इनके द्वारा जो चीज बनती है उसे क्या बोलते हैं, हम उद्यम बोलते हैं। ठीक है। तो मैंने आपको बताया था, जो एक पर्सन होता है जो स्टार्ट करता है कुछ चीजों को, उसे बोलते हैं हम उद्यमी, और ये जो प्रक्रिया होती है इसे बोला जाता है उद्यमिता, और अल्टीमेटली जो एक इंस्टीट्यूशन बनता है, संस्थान बनता है, उसे कहा जाता है उद्यम। ठीक है। ये तीनों पॉइंट्स आपको कल ही क्लास में क्लियर मैं कर चुका था। तो आज बढ़ रहे हैं हम उद्यमिता की तरफ, और इसमें बोला जा रहा है, उद्यमिता का सिंपल सा मीनिंग है, उद्यमी जो कार्य कर रहा है वो पूरी प्रक्रिया उद्यमिता कहला रही है। ठीक है। इस प्रक्रिया में एक नए व्यवसाय को स्टार्ट करने की यहां पे क्रिया होती है। ठीक है। तो याद रखना, एक व्यक्ति किसी नए व्यवसाय की स्थापना में निहित विभिन्न कार्यों को करता है। जब भी एक एंटरप्रेन्योर के बारे में चीज आती है तो इसमें बोला जाता है नया व्यवसाय स्टार्ट कर रहा है। अब वो नया व्यवसाय कैसे हो सकता है, पुराना जो व्यवसाय चल रहा है उसमें कुछ परिवर्तन लेकर भी आ सकता है, बहुत ही नया सा परिवर्तन, कुछ नई चीज, रचनात्मकता लेकर आया और नए
नई जो चीज लेकर आ रहा है उसे भी हम एंटरप्रेन्योर ही कह रहे हैं। हो सकता है या फिर पहले कभी ऐसी कोई चीज सुनी ही नहीं हो, पहले कभी इंटरनेट कभी चल ही नहीं रहा हो, सबसे पहले किसी ने इंटरनेट लेकर आ गया, पहले कभी किसी ने एरोप्लेन सुना ही नहीं होगा, आज लेकिन इनोवेशन हो गया और एरोप्लेन बनाना किसी ने सीख लिया। ठीक है, तो ऐसी सारी चीजों को हमने बोला एंटरप्रेन्योर। ऐसे पर्सन को हमने बोला क्या? एंटरप्रेन्योर, जिसने कुछ जोखिम लिया और एरोप्लेन बनाना स्टार्ट किया। ठीक है, और वो नवाचार लेकर आया, तो ये एंटरप्रेन्योर होता है। अब इसकी अवधारणा में जरा जल्दी से देखते हैं। उद्यमिता को ऐसे कार्य के रूप में कहा जाता है जिसमें सारी चीज शामिल होती है। तो जरा सबसे पहले उद्यमिता पढ़ रहे हैं, अभी हमने यहाँ पे अवधारणा स्टार्ट नहीं की है, अभी जस्ट बेसिक हम पढ़ रहे हैं उद्यमिता में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है। ठीक है, ये अंदर के टॉपिक पढ़ने से पहले सबसे पहले उद्यमिता क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, अन्यथा हम चीजों को समझ में नहीं आ पाएंगे चीजों को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि इसकी अवधारणा जानने से पहले हमें उद्यमिता को पहले जानना पड़ेगा। उद्यमिता क्या होती है? तो उद्यमिता में देखो ये सारी चीज इंक्लूड होती है। कल भी मैंने इनके बारे में आपको एक इंट्रो दिया था। तो अगर क्वेश्चन आता है 7 मार्कर्स में कि उद्यमिता में कौन कौन से कार्य सम्मिलित होते हैं, तो उद्यमिता में देखो क्या क्या कार्य अब सम्मिलित होते हैं। सबसे पहले बाजार में उपस्थित अवसरों को पहचानना और उनका प्रयोग करना। यस, ठीक है, यस, गुड इवनिंग। आज इसकी सेकंड क्लास है। ठीक है, थैंक यू सो मच अर्चना। ठीक है, आई होप आप रोज अब लाइव क्लास अटेंड करेंगी। बिल्कुल, मेरा भी एम यही रहता है भाई। मैंने खुद ने प्रिपरेशन की है, मुझे पता है कि मेंस के लेवल पे क्या क्या दिक्कतें आती हैं। ठीक है, मुझे बहुत अच्छे से चीजें जानता हूं मैं कि जब हम पढ़ाई करते हैं ना तो हमें क्या क्या समस्याएं होती है। एज अ स्टूडेंट, मैं भी कभी स्टूडेंट रहा हूं भाई, मैंने भी जब 4 मेंस दिए, एक इंटरव्यू का कॉल आया मेरा तब जाकर। ठीक है, तो मैं ये चीजें समझता हूँ कि एक स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम क्या होती है और उन प्रॉब्लम को ही मिटाना चाहता हूं मैं अपने टीचिंग के तरीके से। ठीक है, क्योंकि हम पढ़ लेते हैं चीजें, बट जब बात आती है 7 मार्क्स में कैसे लिखना है, 10 मार्क्स में कैसे लिखना है, हम ये चीजों को समझ में नहीं ला पाते हैं कि कौन सी चीजें हमें किस प्रकार से लिखनी है। ठीक है, इसलिए कोशिश रहती है मेरी तरफ से 100% देने की। चलो, तो अपन आ जाते हैं इस चीज के ऊपर। अगर बात की जाती है यहाँ पे उद्यमिता में कौन कौन से कार्य होते हैं, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे चीज एक इंपॉर्टेंट रखना है कि हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि बाजार में अभी क्या चीजें चल रही है। अगर हमें पता है कि यूक्रेन और रशिया का वॉर होने वाला है, ठीक है, हाँ, पता चल गए भाई कि यूक्रेन और रशिया का वॉर आ रहा है। अब हमें पता है कि जैसे ही ये वॉर स्टार्ट होगा तो जो जितनी भी कंट्रीज हैं यूरोप वाली, उनके साथ प्रॉब्लम हो जाएगी वीट को लेकर। जो वहां पे अन्न मिल रहा है, वीट मिलता है, हाँ, क्योंकि हमें पता है जो यूक्रेन है इसे क्या बोलते हैं, गेहूं की डलिया बोली जाती है। ठीक है, यहाँ पे गेहूं बहुत ज्यादा लगता है। अब जब गेहूं यहाँ पे ज्यादा लग रहा है, यूक्रेन वॉर अगर डिक्लेयर होगा तो कल को बिल्कुल ऐसी प्रॉब्लम होगी, यहाँ पे गेहूं की शॉर्टेज हो जाने वाली है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो नेचुरल गैसेस और क्रूड ऑयल वगैरह है, इसकी भी शॉर्टेज हो जाने वाली यूरोप वाले रीजन में। तो अब मुझे इस समय पे क्या करना चाहिए, एक नया स्टार्टअप ओपन करना चाहिए। जो क्या काम करने वाला है, जो काम करने वाला है, यहाँ पर एक इंडस्ट्री लगाऊंगा मैं और इंडस्ट्री के थ्रू नेचुरल गैसेस निकालने वाला हूं, प्राकृतिक गैस का काम करने वाला हूं। यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूं, जो गेहूं है इसका इंपोर्ट करने वाला हूं दूसरी सारी कंट्री से। और ऐसा कुछ स्टार्टअप मैंने स्टार्ट कर दिया तो मैं एक एंटरप्रेन्योर हो गया। और इसमें मैंने क्या किया, मैंने बाजार में अवसर की पहचान करी। ठीक है, आपने पुराने टाइम पे बहुत कम ऐसी इंडस्ट्रीज के बारे में सुना होगा, कंपनीज के बारे में सुना होगा जो सोलर पैनल बना रही है। बट आज के टाइम पे सोलर पैनल इतने ज्यादा बनने लगे, इतनी सारी कंपनीज आने लगी है, किसी ने नहीं सुना था SW सोलर का नाम। ठीक है, ठीक है, एक छोटी कंपनी थी पहले। ठीक है, इस कंपनी का नाम क्या था, SW सोलर। ठीक है, इसमें इसका नाम बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना होगा, इनफैक्ट अभी भी कई सारे लोगों ने नहीं सुना होगा। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट सी चीज, एक और इंपॉर्टेंट सी चीज है ये इरेडा। इरेडा का नाम सुना है किसी ने? ठीक है, यस, इरेडा का नाम सुना है। आप जैसे मैं बता दूं, मेंस के लेवल पे ये 3 मार्क में क्वेश्चन आया था। अभी लास्ट ईयर जो मेंस हुआ ना, उसमें डायरेक्ट ऐसा कुछ इरेडा करके एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, और ये क्या है, ये एनर्जी से रिलेटेड है, रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड है। ये आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। तो अभी इसकी बात क्यों हो रही है सबसे ज्यादा, क्योंकि जिस हिसाब से पॉल्यूशन बढ़ रहा है उसमें रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में ज्यादा बात हो रही है। इसलिए अभी अगर कोई कंपनी
नया इनोवेशन कुछ ऐसा लेकर आती है जिससे रिन्यूएबल एनर्जी बहुत इजीली प्रोड्यूस हो जाए, तो उसे सरकार भी यहाँ पे क्या करेगी, सहायता करेगी, मॉनेटरी लेवल पर भी करेगी, इसके अलावा कुछ अदर हेल्प भी चाहिए है तो इंस्टीट्यूशन के थ्रू दिलवाएगी वो मदद। ठीक है, जैसे कि सोलर रूफटॉप योजना, उसके थ्रू जितने भी सोलार पैनल्स वाले जितनी भी कंपनी है उनको हुआ बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट। ठीक है, तो यहां पे हमें एक चीज आनी चाहिए, क्या, बाजार में उपस्थित अवसरों को पहचानना हमें आना चाहिए। ठीक है, तो बहुत अच्छे से ये चीज हमें हमेशा याद रहेगी जब भी बात करेंगे हम एंटरप्रेन्योरशिप की या फिर उद्यमिता की, तो उसमें हमें बाजार में उपस्थित अवसरों को जरूर याद रखेंगे। देन इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विचारों को क्रिया में परिवर्तित करना। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एंटरप्रेन्योर वो होता है जो चीजों को चेंज करता है, केवल सोचने वाला यहाँ पे एंटरप्रेन्योर नहीं कहलाता है। अर्थात आपने सोचा कि मैं अब यहां से नया एक चेंज लेकर आऊंगा, मैं आज से कुछ ऐसा करूंगा कि भाई जिसके थ्रू सारी जो चीजें पुराने टाइम पे चल रही है ये पूरी तरीके से चेंज हो जाए। ठीक है, बट एक एंटरप्रेन्योर का काम जो है वो ये है कि उसे इसे क्रिया में परिवर्तित भी करना है। उसने ये सोच लिया कि मैं हाइड्रोजन एनर्जी को यूज करूंगा, बट जब तक वो हाइड्रोजन एनर्जी का यूज नहीं कर पाता है उसे हम नहीं बोलने वाले हैं एक एंटरप्रेन्योर। जब वो इन चीजों को एक्चुअली में वास्तविक रूप में अप्लाई करेगा तभी वो कहलाएगा एक एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो याद रखना अपने विचारों को क्रिया में परिवर्तित करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, देन इसके बाद लिखा हुआ है किसी नए उद्यम को प्रारंभ करने के लिए प्रवर्तन का काम। ठीक है, तो नया कुछ लेकर आना, इनोवेशन, ये ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुका हूं। अपने कार्य क्षेत्र में श्रेष्ठतम प्रयत्न करना, जो कि वो प्रयास करता है। जोमेटो, स्विगी ये जब स्टार्ट हुए, ठीक है, तो इन्होंने क्या काम किया है, इनोवेशन तो लेकर आए, साथ ही साथ श्रेष्ठतम करने का प्रयास किया हुआ है। ठीक है, चलो, तो ये सारी चीज हमें पता होनी चाहिए। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, निहित जोखिम और अनिश्चितताओं को वहन करना। ठीक है, आज आपने एक शुगर इंडस्ट्री ओपन की, ठीक है, अभी जैसे कि हमेशा का ऐसा होता है जैसे ही बजट आने वाला होता है, ठीक है, देखो आपने सुना होगा जैसे ही चुनाव आते हैं, ठीक है, तो चुनाव जब आते हैं उसके पहले सारी चीजों को सस्ता कर दिया जाता है। ठीक है, सस्ता कर दिया जाता है। जैसे एग्जांपल अभी हमारे लोकसभा इलेक्शन हुए, इसके पहले यहाँ पे सरकार ने ये प्रयास किया कि डीजल के दाम कम रहे। ठीक है, जो भी डेली यूटेंसिल्स है, मतलब दैनिक जीवन की जो रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं, जैसे कि तेल की बात करें, ऑयल वगैरह हम यूज करते हैं खाने का, ठीक है, इन सारी चीजों के प्राइस बहुत ज्यादा कम रहे। शुगर के प्राइस, स्पेशली कौन सी चीज के प्राइस, शुगर के प्राइस बहुत ज्यादा कम रहे, हम इसका भी प्रयास करते हैं। शुगर मतलब चीनी के प्रयास। और इसके लिए हम क्या करते हैं, जितनी भी शुगर इंडस्ट्रीज होती है उनसे ये बोल देते हैं आप जो शुगर प्रोड्यूस करोगे इसे आप बाहर एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो, आप निर्यात यहां से नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर आपने निर्यात किया तो हमारे यहां पे शुगर हो जाएगी कम, और अगर चीनी हमारे भारत में कम रही तो इसके दाम हो जाएंगे बहुत ज्यादा, और अगर दाम बढ़ जाएंगे तो पब्लिक को बिल्कुल ये नेगेटिव दिखेगा और वो हमारी सरकार को वोट नहीं करेगा। बिल्कुल ऐसा होता है। बट जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं ना, तुरंत यहाँ पे हर बार ही होता है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि बीजेपी के काल में हो रहा है, कि आपके काल में होने वाला है, कि यहाँ पे कांग्रेस के काल में होगा, हमेशा ही ऐसा होता है। ठीक है, तो जैसे ही चुनाव समाप्त होते हैं, कोई गवर्नमेंट बन जाती है, हमेशा ही क्या होते हैं, इसके प्राइस हो जाने वाले हैं हाइक। ठीक है, अब क्या होगा, गवर्नमेंट जो सारे एक्सपोर्ट पर बैन लगाया था ना, धीरे धीरे इन पर एक्सपोर्ट पर बैन लगाना कम कर देगी। वैसे ही यहाँ पे केवल शुगर नहीं, राइस के भी एक्सपोर्ट पर लगाती है बैन हमारी गवर्नमेंट। जो चावल गेहूं बेचते हैं ना, हम निर्यात करते हैं, इन पर भी बैन लगाया जाता है, ताकि हमारी खुद की कंट्री में इसकी शॉर्टेज नहीं हो, और अगर शॉर्टेज नहीं होगी तो प्राइस बिल्कुल सही बना रहेगा। अब यहां पे क्या होता है, अब इस स्थिति में अगर हमने सोचा कि मैं एक शुगर इंडस्ट्री लगाऊंगा, ठीक है, शुगर इंडस्ट्री मैंने एस्टेब्लिश कर दी, ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ होता है, कल को नया बजट आता है, वो बजट के जस्ट थोड़े दिन बाद ही क्या होता है, गवर्नमेंट ऐसा बोलती है कि आज से एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो मेरी कंपनी के लाभ था। बट अगर ऐसा होता है कि चुनाव आने वाले रहेंगे तो इस टाइम पे क्या होगा, मेरी इंडस्ट्री को हो जाएगा क्या, लॉस, क्योंकि अगर गवर्नमेंट कहेगी कि तुम तो इंडिया में बेचो, तो इंडिया में ही बेचना मेरी जबरदस्ती हो जाएगी, बिल्कुल मजबूरी हो जाएगी, तो मुझे उतने प्राइस नहीं मिलने वाले हैं इस शुगर के। और ये एक नेगेटिव चीज है, किसके साथ, ये नेगेटिव चीज है उस शुगर इंडस्ट्री के साथ,
एज अ उद्यमी, एज अ एंटरप्रेन्योर, मेरे लिए ये सारी चीज नेगेटिव है, तो मुझे इस अनिश्चितता को वहन करना भी आना चाहिए। ठीक है, क्लियरली ये सारी चीज आपको समझ में आ रही होगी। एक उद्यमी के रूप में मुझे कितनी सारी चीजों को सोचना है, ये सारे पॉइंट जब तक मैं क्लियर नहीं कर लूंगा अपने माइंड में, तब तक मैं पैसा नहीं लगाने वाला हूं किसी जगह पर। ठीक है, उसे इतना भी नहीं है जोखिम का, ऐसा मतलब नहीं है कि आप मतलब बिल्कुल आंख बंद करके जोखिम उठा लो। ठीक है, ऐसा नहीं है। जोखिम भी एक नियत स्तर तक होना चाहिए। जो जोखिम लेने वाले व्यक्ति है ना, वो ऐसा भी नहीं करते कि कोई प्लान नहीं है, बस हमने पैसा लगा दिया। हमें सब चीजों को एकदम नियत रूप से चलना होगा। देन ये लिखा हुआ है क्या, समरूपता लेकर आना। सारी चीजों में, सारी जितनी भी एक्टिविटीज कर रहे हैं उनमें समरूपता, एक लाइन बाय लाइन सारी चीज चलना चाहिए। ये सारे काम होते हैं एक उद्यमी के। अब आ जाते हैं डायरेक्ट अवधारणा के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले देखो, अब अवधारणा क्या होती है। ठीक है, तो विभिन्न विद्वानों ने उद्यमिता के आशय से अलग अलग विचार प्रतिपादित किए हैं कि उद्यमिता क्या होती है, इनमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूड है। ठीक है, तो इन चीजों को कैसे हमें बदलना है। ठीक है, सिचुएशन को समझकर रिस्क लेते हैं, बिल्कुल सही बात है। सिचुएशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्लान्स भी चेंज कर देते हैं भाई। ठीक है, अगर सिचुएशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने चीजें चेंज नहीं की है, तो बिल्कुल ऐसा हाल होगा हमारा जैसा कि हुआ है इसका। ठीक है, हाँ। अब लेकिन इसने क्या काम अच्छा किया, फेसबुक, फेसबुक को पता है थोड़े टाइम बाद मेरी सारी चीजें सही से नहीं चलेगी, तो मुझे क्या करना चाहिए, इंस्टाग्राम को खरीद लेना चाहिए। आया समझ में भाई, बस यही तो काम किया। पता था फेसबुक को कि धीरे धीरे जो मेरी पहले मोनोपोली चल रही थी सोशल मीडिया पे, धीरे धीरे कम होने जाने वाली है, तो मुझे क्या करना चाहिए, पहले ही ये जो सारी चीजें बढ़ रही हैं इंस्टाग्राम वाली, इसे खरीद लेना चाहिए। और बिल्कुल उसने ऐसा किया। ठीक है, और आज के टाइम पे ज्यादातर लोग ऐसे हैं, ठीक है, जो फेसबुक से ज्यादा इंस्टाग्राम यूज करते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो ये चीजों को आपको पहले समझना पड़ेगा, और जब तक आप समझोगे नहीं मार्केट को, तब तक आप एक सक्सेसफुल यहाँ पे एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते हैं। चलो, तो सबसे पहले अवधारणाओं के बारे में बात करते हैं, कौन कौन सी चीजें यहाँ पे निहित होती है उद्यमिता में। तो सबसे पहले देखो, एक अवधारणा लिखी हुई यहाँ पे, जोखिम अवधारणा। ठीक है, डायरेक्ट अब क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं 10 मार्कर्स के ऊपर, कि उद्यमिता से संबंधित अवधारणाओं के ऊपर एक लेख लिखिए। कौन कौन सी अवधारणाएं हैं जो कि उद्यमिता के अंतर्गत सम्मिलित की जा सकती हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले नंबर पे है यहाँ पे जोखिम अवधारणा। ठीक है, जब हम बात कर रहे थे उद्यमी के बारे में, तो इसमें एक पॉइंट हमेशा आ रहा था जोखिम वाला। तो एक पहली अवधारणा है हमेशा याद रहने वाली, हमें जिसे बोलेंगे जोखिम अवधारणा। क्लियर, चलो। तो इस अवधारणा के अंतर्गत जोखिम वहन करने वाले को ही उद्यमी माना गया है। जोखिम और अनिश्चितता के विरुद्ध सफलता प्रदान करने की शक्ति ही उद्यमिता की जोखिम अवधारणा है। ठीक है, तो विभिन्न जोखिमों से निकलकर यहाँ पर जो सफलता प्राप्त कर लेता है, उसे ही हम एक सफल उद्यमी कहते हैं। अब ये जो जोखिम है, इसे दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। एक होने वाला है सामान्य जोखिम, और एक होने वाला है अनिश्चित जोखिम। सामान्य जोखिम मतलब हमें ऐसा लग सकता है कि कल को गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो सकती है, ये हो गया क्या, सामान्य जोखिम। अनिश्चित जोखिम कैसा हो सकता है, अनिश्चित जोखिम कैसा हो सकता है कि हो सकता है कल को वहां पे टॉर्नेडो आ जाएगा, हो सकता है कल को वहां पे तूफान आ जाएगा। ठीक है, हो सकता है भाई, हो सकता है कल को कुछ भी ऐसा एक्शन हो जाए हमारे अगेंस्ट, हमारी कंपनी के अगेंस्ट। ये सब अनिश्चित है। हो सकता है वर्षा ना हो किसी बार। ठीक है, तो ये हो सकता है, सारी चीजें अनिश्चितकालीन। हो सकता है कोरोना ही आ जाए, तो ऐसे कुछ जोखिम क्या हो जाएंगे हमारे, अनिश्चित हो जाएंगे। ठीक है, याद रखना, ये कुछ इंपॉर्टेंट सी चीजें हैं। इसे प्रोफेसर नाइट ने दो प्रकार से डिवाइड किया, एक हो जाएगा सामान्य जोखिम, दूसरा हो जाएगा अनिश्चित जोखिम। इन जोखिमों से जो पार कर पाया, वही एक सफल उद्यमी कहलाया। ठीक है, चलो, तो जोखिम उद्यमी के बाद अब यहाँ पे दूसरी एक अवधारणा होती है, जो कि एक उद्यमिता में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये होती है संगठन और समन्वय। ठीक है, चलो, तो अब सबसे पहले संगठन और समन्वय का मतलब मैं बता देता हूं। जब भी कोई उद्यमी एक काम करता है, नया नवाचार लेकर आता है, नई कुछ चीज स्टार्ट करता है, तो उससे सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज पर ध्यान देना होता है, और वो होता है उसका संगठन। अब संगठन क्या होता है, संगठन का सिंपल सा मतलब होता है इंग्लिश में इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो कुछ भी नया कुछ स्टार्ट करना है, जैसे इमेजिन कि मुझे अभी बनाना है एक नई कंपनी, ऑटोमोबाइल कंपनी। तो अगर मैं ऑटोमोबाइल कंपनी बनाऊंगा, तो इसके पार्ट्स मुझे परचेस करना पड़ेगा।
ठीक है, और पार्ट परचेस कर रहा हूं मैं बड़ी बड़ी, तो मशीन चाहिए मुझे। अब मशीन को रेगुलेट करने के लिए कुछ आदमी चाहिए, कुछ मैनेजर चाहिए। तो हर एक लेवल पे जो सारी मशीन्स चाहिए है, हर एक लोग चाहिए है, इसको ही मैंने नाम दिया संगठन का। ठीक है, और ये संगठन जो होता है किसी भी उद्यमी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे ऐसे कुछ महान लोग आए जिन्होंने बोला कि मुझे बस अच्छे काम करने वाले लोग चाहिए, अगर अच्छे काम करने वाले लोग मिल जाएंगे तो वापस से मैं वही कंपनी फिर से एस्टेब्लिश करने की पावर रखता हूं। ठीक है, तो ये जो संगठन होता है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपनी के लिए। क्लियर? चलो, तो संगठन में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, वहां के लोग भी इंक्लूड होते हैं। संगठन में ही आ जाती है वहां की मशीन्स वगैरह, जो भी बिल्डिंग्स वगैरह होते हैं, जो भी इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं, हर चीज संगठन में इंक्लूड हो जाती है। ठीक है, अब ये दूसरी चीज क्या लिखी हुई है, समन्वय लिखा हुआ है। ठीक है, चलो, तो अब समन्वय क्या होता है? समन्वय का सिंपल सा मतलब होता है, अब इतना बड़ा संगठन है, उसमें हर एक लेवल पे डिफरेंट डिफरेंट लोग काम कर रहे हैं, तो उनके बीच में आपसी अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं, इस चीज को बोलने वाले हैं हम समन्वय। जनरली जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, पहले बहुत ही आप एंटरप्रेन्योर का सिंपल सा मतलब समझो, जो स्टार्टिंग फेज पे काम स्टार्ट कर रहा है। मतलब ज्यादातर ऐसा नहीं है कि एंटरप्रेन्योर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी कंपनी, बहुत सारे लोग हैं, पहले स्टार्टिंग करता है वो दो चार लोगों के साथ। ठीक है, तो इसलिए समन्वय करना बहुत आसान होता है। ठीक है, कि भाई मैं आपको ये चीज प्रोवाइड करने वाला हूं, देन इसके बाद जैसे जैसे इमेजिन करो कि हमने एक बॉटल बनाने वाली, बॉटल तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, सिंपल सी चीज कि मैंने एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया है कि मैं एक जगह से कुछ चीजों को पिक करूंगा, दूसरी चीज जगह जाकर, मतलब दूसरी जगह उसे क्या करूंगा, डिलीवर कर दूंगा। तो ऐसी मैं कंपनी बनाने वाला हूं। तो स्टार्टिंग फेज में मुझे क्या करना है, बस सिंपल सा दो चार लोगों से कांटेक्ट करना है कि भाई तू इस एरिया का संभालना, डिलीवरी वाली चीज, मैं इस एरिया में डिलीवरी वाली चीज संभालूंगा, और तीसरे को इधर वाली डिलीवरी वाली जगह दे दी, तो इनके बीच समन्वय आसानी से हो जाएगा। बट धीरे धीरे जब ये डिफरेंट स्टेट्स में जाएगी, डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में जाएगी, तो उनके बीच कोऑर्डिनेशन करना बहुत कठिन हो जाएगा। ठीक है, और ये जो कोऑर्डिनेशन करना कठिन होगा, ये मेरे बिजनेस के लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए एक व्यक्ति, एक एंटरप्रेन्योर के लिए समन्वय करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। अब ये समन्वय डिफरेंट लेवल पर भी हो सकता है। अब जैसे कि बड़ी सी मैंने कंपनी बना दी, ठीक है, मैं साइकिल बना रहा हूं, तो साइकिल के डिफरेंट पार्ट्स अलग अलग जगह पर मिलेंगे, तो एक कंपनी से दूसरी कंपनी के बीच समन्वय स्थापित करनी भी मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, कि भाई तू चक्की बना के दे रहा है, एक सीट बना के दे रही है, तो इनके बीच भी समन्वय होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली मेन जो हेड है वो तो मैं हूं। ठीक है, तो ये समन्वय करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये भी एक अवधारणा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, चलो, तो याद रखना, इस अवधारणा के अनुसार उद्यमी को संगठनकर्ता के रूप में जाना जाता है। उद्यमी उत्पादन के विभिन्न साधनों का संयोजन करके नई उपयोगी वस्तु एवं सेवा का सृजन करता है। ठीक है, JB से ने कहा है, उद्यमिता वह आर्थिक घटक है जो उत्पादन के विभिन्न साधनों को संगठित करता है। ठीक है, संगठित का मतलब यहाँ पे, हाँ, ये सिंपल सी चीज है, सारी जगह को इकट्ठा करना, इसको संगठन का ये नाम दे रहे हैं। बाकी संगठन वो भी होता है कि सारी चीज को हम एक ही जगह पे लेकर इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक है, चलो, तो याद रखना, ये संगठन और समन्वय की अवधारणा हो गई। ठीक है, नेक्स्ट ये आता है प्रबंधकीय कौशल। अब प्रबंधन करते हैं, जरा देखो, यहां पर दो इंपॉर्टेंट से वर्ड लिखे हुए, ये लिखा हुआ है नियंत्रण और निर्देशन। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो फिलोसफर्स आए हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रबंधक है, ये देखो, ये बड़े बड़े नाम है, प्रोफेसर वगैरह छोटे मोटे लोग नहीं है, इन्होंने अपनी अपनी थ्योरीज निकाली होती है, और ये सब बता रहे हैं उद्यमिता क्या हो रही है। ठीक है, तो प्रोफेसर JS मिल जो है, ये बोल रहे हैं कि उद्यमिता को निरीक्षण, नियंत्रण एवं निर्देशन की योग्यता माना जाता है। ठीक है, मतलब जो उद्यमिता है, एंटरप्रेन्योरशिप है, इसमें निरीक्षण भी आ रहा है कि मेरी कंपनी में जो सारे लोग काम कर रहे हैं, इनका मैं सही से निरीक्षण कर पा रहा हूं कि नहीं। ठीक है, अब ये निरीक्षण बाजार के लेवल पर भी हो सकता है कि बाजार की सारी चीज सही से चल रही है कि नहीं, उसको समझना। देन इसके बाद जो मेरी कंपनी है, इसमें नियंत्रण रखना हर एक लेवल पे। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपने सुना होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं, सारे डिसीजंस लिया करते हैं। ठीक है, तो एक एंटरप्रेन्योर के नाम पर, एक एंटरप्रेन्योर हूं, मेरी इतनी बड़ी कंपनी तो है नहीं, स्टार्टिंग की है, तो हर एक लेवल पे मुझे नियंत्रण करना भी आना चाहिए, मुझे लोगों को निर्देशित करना भी आना
चाहिए कि भाई अब ये चीज दिक्कत हो रही है तो अभी तुम ये वाला काम कर लो। ये हर एक चीज इंपॉर्टेंट होती है एंटरप्रेन्योर के लेवल पे, ठीक है। उद्यमिता की प्रबंधकीय अवधारणा के अनुसार उद्यमी को प्रबंधकीय कार्यों को कौशलपूर्ण ढंग से संपादन करना आना चाहिए, ये ठीक है। अगर वो अपनी कंपनी में प्रबंधन नहीं कर पाता है, जब हम पब एड पढ़ते हैं, ठीक है, हाँ, जो पुराना सिलेबस था उसमें पब एड दिया हुआ था, ठीक है। तो पब एड की जब हम बात करते हैं, आगे पढ़ेंगे भी हम प्रबंधन, तो इस प्रबंधन में हमें सारी चीज पढ़ने वाले हैं कि कैसे निर्देशन जरूरी होता है, कैसे चीजों को कोऑर्डिनेट करना जरूरी होता है, कैसे इसका समन्वय करना जरूरी होता है, कैसे हर एक लेवल पे चीजों को चेक करना जरूरी होता है, चेक करने के बाद जो गलतियां मिल जाती है उन गलतियों को सुधारना कैसे है, ये हर एक काम जरूरी होता है प्रबंधन के लेवल पर, ठीक है। तो ये सारी चीज एक पर्सन को आना चाहिए अगर वो एक एंटरप्रेन्योर है तो, ठीक है। उसे अपने कलीग्स से बातें कैसे करनी है, उसे यहाँ पे ऑफिशियल रिलेशंस कैसे बना के रखने हैं, ये सारी चीज इंपॉर्टेंट है प्रबंधक के लेवल पर, ठीक है। और एक एंटरप्रेन्योर को ये सारी चीज आना ही चाहिए, ठीक है। जब हम प्रबंधन पढ़ेंगे तो प्रबंधन की जो सारी चीजें हैं वो हम डिस्कस करेंगे, बट अभी इतना याद रखना, प्रबंधन में ये कुछ इंपॉर्टेंट सी चीज आती है, जैसे नियंत्रण रखना, ठीक है, निर्देशित करना, ठीक है, कोऑर्डिनेट करना, ये सारी चीज इंक्लूड होती है प्रबंधन में, और एक एंटरप्रेन्योर में ये वाली चीजें भी इंक्लूड होती है। बहुत अच्छे से हम याद रखेंगे, ठीक है। तो एक याद रखना है प्रबंध की चीजें वाली, देन इसके बाद समन्वय संगठन वाली चीज, और सबसे पहले हम देख चुके हैं जोखिम वाली अवधारणा। तीन चीज तो हमारी बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। अब आगे बढ़ते हैं, ये आ जाता है नव प्रवर्तन अवधारणा, और इसमें देखो जरा जल्दी से, विकासशील एवं विकसित अर्थव्यवस्था में उद्यमिता को नव प्रवर्तन अवधारणा के रूप में स्वीकार किया गया है, क्योंकि विकास नवीन परिवर्तनीय सुधारों पर निर्भर करता है। मतलब सिंपल सा ये है कि नवाचार, इनोवेशन लेकर, नई नई चीजें लेकर आने वाली अवधारणा है आपकी नव प्रवर्तन अवधारणा। क्लियर? चलो, तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, इसमें आई थिंक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, नवाचार से रिलेटेड बहुत सारी बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। चलते हैं हम आगे। अगली और लास्ट अवधारणा आने वाली है मनोवैज्ञानिक प्रेरणा की अवधारणा। जितने भी एंटरप्रेन्योर होते हैं वो हमेशा आगे ही आगे बढ़ने की बिल्कुल तैयारी करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार उन्होंने कुछ चीज स्टैब्लिश कर दी है तो बस आराम से शांति से बैठ गए। वो हमेशा चाहता है कि कैसे भी मुझे इस बिजनेस को आगे स्प्रेड करना है, आगे बढ़ाना है, ठीक है। वो क्यों चाहता है? तो वो चाहता है प्रतिष्ठा के लिए, मान सम्मान के लिए, ठीक है। हाँ, ये एक मैस्लो का एक, जब हम प्रबंधन पढ़ेंगे तो मैस्लो ने ये नियम दिया था, ठीक है, कि जो मनुष्य होता है वो अपनी डिफरेंट आवश्यकताओं को पूरी करने का प्रयास करता है। सबसे पहले तो बेसिक एमिनिटीज पूरी करने का प्रयास करता है, ठीक है, देन मान प्रतिष्ठा की बात करता है। तो ऐसे 5 स्टेजेस बताई थी, और उसमें उसने बोला था जो बहुत शक्तिशाली लोग होते हैं, जो एक्चुअली में बहुत ज्यादा अचीव करना चाहते हैं कुछ लाइफ में, ठीक है, कुछ लोग ही ऐसे होते हैं एक्चुअली में, बेसिक एमिनिटीज तो सभी पूरा कर लेते हैं, मान सम्मान वाली बातें भी पूरा कर लेते हैं, बट कुछ एक लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा सबसे अपर लेवल तक पहुंचना चाहते हैं, बहुत ज्यादा सक्सेस प्राप्त करना चाहते हैं, और वो केवल ऐसे ही लोग होते हैं जो कि होते हैं एंटरप्रेन्योर, ठीक है। हाँ, ठीक है, हर व्यक्ति इस स्टेज पर नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि कुछ एक ही लोग ऐसे होते हैं जो मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत ज्यादा दृढ़ होते हैं और हमेशा प्रतिष्ठा की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत ज्यादा सक्सेस प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है। तो याद रखना, मैक्लेलैंड ने उद्यमिता को व्यक्ति का आकस्मिक व्यवहार मानकर इसे मनोवैज्ञानिक प्रेरणा माना है, ठीक है। उसके अनुसार उच्च उपलब्धियों को प्राप्त करना ही क्या होने वाली है? उद्यमिता होने वाली है। मतलब एक उद्यमी वही होगा जो क्या करेगा? उच्च उपलब्धियां पाना चाहेगा, हमेशा नया नया इनोवेशन लेकर आएगा, नए नए परिवर्तन लेकर आएगा, कभी भी शांत नहीं बैठेगा, और क्या करेगा? हमेशा अग्रसर रहने का वो प्रयास करने वाला है, ठीक है। तो ये सिंपल सी 5 हमारी अवधारणा बहुत ही सिंपल तरीके से हमने समझी, ठीक है। तो पांचों हमें बहुत अच्छे से याद रहने वाली है। 7 मार्कर्स में 100% एक क्वेश्चन आ सकता है कि उद्यमिता की अवधारणाओं के बारे में चर्चा कीजिए। तो सबसे पहले हमने जोखिम की अवधारणा पढ़ी, प्रोफेसर नाइट के अनुसार इसे 2 टाइप से डिवाइड करा हमने, ठीक है, अनिश्चित और सामान्य जोखिम वाली, ठीक है। देन इसके बाद हमने डिस्कस किया था जोखिम के बाद हमने समन्वय और संगठन वाले अवधारणा के बारे में चर्चा करी, ठीक है। समन्वय एंड संगठन के बारे में जो तीसरी
तीसरे नंबर की हमारी थी वो थी प्रबंधकीय कौशल की यहाँ पे अवधारणा। चतुर्थ नंबर पे हमने डिस्कस किया नव प्रवर्तन की अवधारणा, और पंचम नंबर पे हमने डिस्कस किया मनोवैज्ञानिक प्रेरणा की अवधारणा। ये सारी अवधारणाओं का मतलब, अवधारणा सिंपल सा मतलब है कि उद्यमिता के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड हो रही है, उससे हमने अवधारणा का नाम दे दिया है। ठीक है, चलो तो ये सिंपल सी एक चीज हो गई है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट एक टॉपिक के ऊपर, उद्यमिता के कारक क्या क्या होने वाले हैं। ठीक है, तो उद्यमिता के कारक क्या क्या होने वाले हैं, तो जरा जल्दी से एक बार इसके कारक और देख लेते हैं। तो ये देखो यहाँ पे उद्यमियों का विकास, उद्यमिता की संस्कृति कई कारकों पर संचालित होती है और इसे समझा जा सकता है। ठीक है, अब कारक का मतलब क्या क्या होते हैं, वो सारी चीजें जो इन्फ्लुएंस करने वाली है अब एक उद्यमी को, और उसे क्या क्या काम करने का है वही यहाँ पे फिर से लिखा हुआ है। तो कारकों में क्या क्या आ जाता है, सबसे पहले व्यक्तिगत पहल। ठीक है, जो एंटरप्रेन्योर होता है, ये एक कोई भी आइडिया होता है ना, जैसे जनरली किसी एक पर्सन के मन में आता है, देन वो जब इसको बहुत सारे लोगों से डिस्कस करता है, तो वो लोग मिलकर उस पर एक काम करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो उद्यमिता होती है, जो नया एक इनोवेशन का आइडिया आता है, ये एक व्यक्तिगत पहल होती है। ठीक है, आपने देखा होगा जो कई सारी कंपनीज हैं, इसमें आपको देखेंगे बहुत सारे पार्टनर्स, बट जो पार्टनर्स होते हैं उसमें ऐसा नहीं होता है कि सारे पार्टनर्स ने आइडिया लेकर आए। पार्टनर्स वही बनते हैं जो मॉनेटरी लेवल पे, वित्तीय लेवल पे, वित्तीय उस पर एक दूसरे की सहायता करते हैं। जैसे कि अब हमने सोचा कि भाई हमें बनाना है एसी, एसी ऐसा बनाएंगे जिससे क्या करेंगे, एसी बिल्कुल विजिबल नहीं रहेगा, बहुत ही छोटी सी जगह पे, कॉम्पैक्ट जगह पे एसी लग जाएगा, ऐसा एसी बना रहे हैं हम। ठीक है, अब उसके लिए पैसा चाहिए होता है, तो ये पर्सन क्या करेगा, अपना आइडिया शेयर करेगा किसी के साथ, तो जो पैसा लगाने वाले होते हैं वो पार्टनर बन जाते हैं, और वो जो पार्टनर बन जाते हैं, इसलिए हम उन चारों का नाम पढ़ते जब कंपनी के बारे में बात करते हैं, बट वो आइडिया तो किसी एक पर्सन का ही रहा होगा। तो ऐसा जो आइडिया किसी एक पर्सन का रहता है, वो सबसे पहले पहल रखता है किसी बहुत सारे लोगों के सामने, और जब सब मिलते हैं तब वो कंपनी स्टैब्लिश होती है, छोटा सा एसी बन पाता है। ठीक है, तो याद रखना उद्यमिता सबसे पहले व्यक्तिगत लेवल पर ही पहल आती है, सबसे पहले एक आदमी ही अपना आइडिया रखता है, देन वो धीरे धीरे स्प्रेड होती है चीजें। ठीक है, चलो इसके बाद अवसरों की पहचान तो हमने देख ही लिया। इसके बाद दृढ़ता वाली एक चीज भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। दृढ़ता वाली चीज का मतलब है अपने जो डिसीजन हमने लिए हैं कि भाई हम कंपनी बनाएंगे, जोखिम लेंगे, इसके ऊपर दृढ़ लेना, जो हमने निर्णय ले लिए हैं इसके ऊपर दृढ़ लेना भी बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। ये चीज हमें पता होना चाहिए। समस्या समाधान व्यवहार, अब देखो, हाँ इसे और समझाता हूं। जब भी बात की जाती है इनोवेशन से रिलेटेड, ठीक है, तो इनोवेशन के लिए, नवाचार के लिए एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी रहती है। वैसे हम नवाचार का महत्व जो टॉपिक लिखा हुआ है इसे बाद में डिस्कस करेंगे, बट जब भी कोई नई चीज आती है ना, ठीक है, वो किसी चीज को ध्यान में रखकर आती है, और वो आती है कोई समस्या को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, जब भी कोई एक इनोवेशन आता है ना, वो इनोवेशन आता है किसी पुरानी चीज को ही लेकर, जिसके साथ कुछ समस्या आ रही हो। आपने वो एक डायलॉग भी सुना होगा, जब हम विज्ञान पे से संबंधित कुछ निबंध लिखते थे, तो उसमें एक लाइन जरूर लिखते थे कि आवश्यकता है आविष्कार की जननी है। ठीक है, इसका मतलब क्या, जैसे ही हमें आवश्यकता पड़ती है तब हम उसका इनोवेशन लेकर आते हैं। क्यों लेकर आते हैं, क्योंकि हमें पता है अगर आज के टाइम पे कुछ चीज हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, किसी के कारण प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, समस्या क्रिएट हो रही है, जब वो समस्या का हम पता करेंगे तब ही उससे बाहर निकलने के लिए हम कोई इनोवेशन लेकर आएंगे। इसलिए ही कहा जाता है कि जो एक इनोवेटर होता है, ठीक है, जो एक एंटरप्रेन्योर होता है, उसके अंदर ये समस्या को समाधान निकालने वाला व्यवहार भी होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो क्या करता है, सबसे पहले चीजों को समझता है कि हाँ अभी इस वक्त जो समस्या चल रही है, अब जैसे कि 2019 का 2020 का टाइम, ठीक है, कोरोना का टाइम, क्लियर, अभी जिस टीवी पे और मैं लिख रहा हूं, ठीक है, ये एक मैक्सअप की टीवी है, ठीक है, ये स्मार्ट पैनल किसका है, मैक्सअप का पैनल है। ठीक है, अब आप सोचो 2020 के पहले क्या ये सारी, अभी जिस ऐप पर आप ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हो, ये क्लास प्लस का ऐप है, ठीक है, क्लास प्लस ऐप, क्या 2020 के पहले किसी ने क्लास प्लस का नाम सुना था, या 2020 के पहले इस मैक्स हब नाम के इस पैनल का नाम सुना था? नहीं सुना था। क्यों नहीं सुना था? क्योंकि तब तक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इतने अच्छे से डेवलप नहीं हुआ था। क्यों ये सारी चीज धीरे धीरे डेवलप हुई? क्योंकि जैसे ही ये चीजें पता चलती है, जैसे ही यहाँ पे
पे एक समय आता है, जैसे ही कोरोना काल आता है, यहां पर लोगों को ये समस्या समझ में आती है कि अब एजुकेशन का क्या होगा, अब यहाँ पे एजुकेशन का क्या होगा। अब हमें एजुकेशन में समस्या हो रही है क्योंकि अब लोग स्कूल नहीं जा सकते। तो अगर स्कूल नहीं जाएंगे कोरोना के टाइम पे, तो इस समस्या के समाधान के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, घर से ही कुछ चीजें स्टार्ट करना पड़ेगा। और अगर घर से चीज स्टार्ट करना है तो हमें बनाना पड़ेगा क्लास प्लस जैसा ऐप और इसे प्रमोट करना पड़ेगा। हालांकि क्लास प्लस जैसा ऐप तो पुराने थे, वैसे काफी फेमस थे, बट फिर भी कई सारे ऐप इसी टाइम पे डिजाइन हुए। क्यों ऑनलाइन टीचिंग बहुत ज्यादा फेमस हुई इस टाइम के बाद, उसके पीछे रीजन ये है कि कोविड वाले टाइम पीरियड पे इन सारी चीजों के साथ इतने ज्यादा चेंजेस आ गए कि अब लोगों को ऑनलाइन चीजें ही पसंद आने लगी है। ठीक है, और यही तो होता है इस समस्या का समाधान। जैसे ही समस्या आई कि हम किसी के सामने आ नहीं सकते, एक से दूसरी जगह तक जा नहीं सकते, तो उस टाइम पीरियड पे ऑनलाइन टीचिंग बहुत ज्यादा फेमस हो गई। यस, कोविड का टाइम की इंसान की नीड थी। यस, बिल्कुल सही बात है, और नीड के साथ ही चीजें चेंज हो गई। ठीक है, बिल्कुल सही लिखाते थे वो बचपन में हमसे हमारे टीचर निबंध में कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। क्लियर, उसी के बाद ये सारी चीजें स्टार्ट हुई है। ठीक है, पहले तो ये सारी ऑनलाइन लेवल पे चीजें स्टार्ट नहीं हुई, कितनी सारी कंपनीज आ चुकी हैं ये ऑनलाइन के लेवल पर। ठीक है, बट पुराने टाइम पे नहीं थी। ठीक है, इसके बाद ये देखो, व्यक्तिगत जोखिम लेने वाला व्यवहार, ये तो होता ही है भाई, जोखिम तो इतनी बार बता चुका हूं। व्यक्तियों को अपने निर्णय लेने के लिए भी आश्वस्त होना चाहिए। जो निर्णय ले लिया है वो बिल्कुल सही लिया है, ऐसी सारी क्वालिटीज होनी चाहिए एक उद्यमिता के अंदर। चलो, उद्यमिता के कारक में अब और बाहर वाली चीजें क्या क्या इंक्लूड होती है, तो सरकारी नीतियां और प्रक्रियाएं। ठीक है, अब उद्यमिता को कौन सी चीजें इफेक्ट कर रही है यही देख रहे हैं हम। ठीक है, तो सरकारी नीतियां बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है, और इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दे चुका हूं शुगर इंडस्ट्री के लिए। अभी रिसेंटली, आप नहीं मानो तो देख लेना, जितनी भी शुगर इंडस्ट्रीज है ना, इनके प्राइस में अभी हाल ही में हाइक आने वाला है। ठीक है, उसके पीछे रीजन ये है कि अब बहुत ही कम समय में, हो सकता है 1 से 2 या 3 महीने के अंदर, आपको ऐसी न्यूज सुनने को मिलेगी कि गवर्नमेंट ने शुगर के एक्सपोर्ट पर, शुगर के निर्यात पर जो बैन लगा के रखा था, इसमें छूट प्रदान कर दी है। आप देख लेना 3 महीने के अंदर ये न्यूज आने वाली है। ठीक है, और जैसे ही ऐसा होगा ना, शुगर इंडस्ट्रीज आ जाने वाली है प्रॉफिट में, और इसके शेयर में आ जाने वाली है अच्छी खासी तेजी। ऐसा होता ही है। ठीक है, ऐसा मैं बोल रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं आप शेयर जाके खरीद लो। ठीक है, ये जस्ट मतलब आपको बताना चाह रहा हूं, इसके एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाह रहा हूं कि कैसे सरकारी नीतियां यहाँ पे चेंज है। सरकारी नीतियों में एक और एग्जाम्पल दिया था मैंने, सोलर रूफटॉप योजना का। सोलर रूफटॉप योजना के कारण सोलर पैनल तेजी से बिकने लगे। ठीक है, तो ये भी एग्जाम्पल है कि सरकारी नीतियां और प्रक्रियाएं कैसे चेंज करती है, ठीक है, चीजों को। चलो, अब देखो, सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां भी कैसे चेंज करती है। तो आज के समय में आपको देखने को मिलेगी कई सारी अल्कोहल इंडस्ट्रीज। ठीक है, सामाजिक लेवल पे बढ़िया एग्जांपल दे रहा हूं, बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि पुराने समय में यहां पर स्थितियां ऐसी थी कि हमारा समाज अल्कोहल कंजम्पशन को, मतलब अल्कोहल कंजम्पशन मतलब सिंपल सा शराब पीना, इसे अच्छा नहीं मानता था। बट धीरे धीरे आज के समय में अल्कोहल का कंजम्पशन बहुत ही नॉर्मल माना जाने लगा है। ठीक है, पहले इतना ज्यादा बुरा माना जाता था, अब लेकिन धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे चीजें चेंज हो रही है, और अब धीरे धीरे अल्कोहल कंजम्पशन को इतना ज्यादा बुरा नहीं माना जा रहा है। अब धीरे धीरे सोसाइटी ने एक्सेप्ट कर लिया है, बड़े बड़े लोग अब उन्हें जब पीते हुए दिख रहे हैं तो उन्होंने मान लिया है। इसलिए धीरे धीरे जैसे ही परिस्थितियां चेंज हो रही है सामाजिक लेवल पे, लोगों के पास पैसा आना शुरू हुआ है, आज के समय में धीरे धीरे इनका प्रोडक्शन, हाँ बिल्कुल, अल्कोहल, नई नई अल्कोहल कंपनीज आ रही है, धीरे धीरे इनका प्रोडक्शन लेवल भी बढ़ रहा है, इनका रेवेन्यू भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अब धीरे धीरे सामाजिक परिस्थितियां चेंज होने लगी। आया समझ में? तो सामाजिक परिस्थितियां भी अब डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ाती हैं आपकी इंडस्ट्री के ऊपर, इन चीजों को ध्यान रखना। चलो, इसके बाद देखो, उद्यमिता परक और व्यवसायिक कौशल कैसा है। ठीक है, देन इसके बाद व्यवसाय का वित्तीय समर्थन। कुछ ऐसे व्यवसाय होते हैं, अगर आप उसे ओपन करोगे तो सरकार आपकी मदद करेगी। ठीक है, जैसे कि वही वाला एक एग्जांपल, सोलर रूफटॉप वाला, कि अगर आज के टाइम पे अगर ईवीज बनती है तो ईवीज क्या उसके ऊपर डिस्काउंट देती है, टैक्स फ्री कर देती है कई सारी, जैसे ब्रिटेन ने तो टैक्स फ्री भी कर दिया था इन ईवीज को। ठीक है,
चलो, और लास्ट लिखा हुआ यहाँ पे व्यवसाय का गैर वित्तीय समर्थन भी। ये सारे कारक होते हैं जो आपको प्रभावित करते हैं, आपकी कंपनी को प्रभावित करते हैं। अब गैर वित्तीय में क्या आ सकता है भाई? आप अगर सोचो कि कुछ ऐसा नया इनोवेशन लेकर आओगे जिससे सरकार का भला होगा, जिससे समाज का भला होगा, तो डेफिनेटली आपको सरकार हेल्प कर सकती है। किसके थ्रू भाई? इंस्टीट्यूशन को, CSIR से बोल दिया कि भाई आप हेल्प करो, इसरो से बोल दिया कि भाई आप हेल्प करो इन सारी चीजों के लिए। ये सारी चीजें भी NGO के लेवल पे भी आपको हेल्प मिल सकती है अगर आपने कुछ अच्छा काम किया है तो। ठीक है, तो ऐसी सारी चीजें हमें बिल्कुल पता होनी चाहिए। ये सारे कारक होते हैं जो उद्यमिता को प्रभावित करते हैं। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होने वाला है ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये लिखा हुआ है उद्यमीकरण के लक्षण। ठीक है, ये देखो, आपको सिलेबस एक बार दिखा देता हूं। इस सिलेबस में आपको उद्यमीकरण के लक्षण डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, अभी तो हमने उद्यमिता की अवधारणा देख लिया है, अभी महत्व पे हम आए नहीं है। अभी हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ये वाला, उद्यमशीलता के लक्षण। ठीक है, चलो तो जरा जल्दी से आ जाते हैं उद्यमशीलता के लक्षण की तरफ। ओके, चलो तो लक्षण जरा देख लेते हैं, उद्यमशीलता के लक्षण क्या होने वाले हैं। वैसे ऑलरेडी हम इतनी चीजें डिस्कस कर चुके हैं, लक्षण में भी आपको यही चीजें देखने को मिलेगी। चलो तो अब उद्यमशीलता के लक्षण क्या होने वाले हैं। ठीक है, उद्यमीकरण एक व्यक्ति की वह रुचि है जिससे वह नेतृत्व, निर्णय लेना, नवीकरण, प्रबंध की क्षमता जैसे गुणों का प्रयोग करके अपना एक व्यवसाय स्थापित करे तथा उसे लाभकार ढंग से चलाए। ठीक है, तो सबको ये बढ़िया सी डेफिनेशन समझ में आई होगी उद्यमिता की क्या डेफिनेशन होती है। ठीक है, मतलब बाजार के अवसरों को पहचाना, जोखिम उठाया, चीजों को स्टार्ट किया, समन्वय किया, यहाँ पे संगठन स्थापित किया, हर एक लेवल पे चीजों को समझा और उससे लाभ कमाया। ये पूरा होता है हमारा एक उद्यमीकरण वाली चीज। ठीक है, उद्यमीकरण उद्यमी द्वारा की जाने वाली क्रियाओं का एक समूह होता है। एक तरह से उद्यमीकरण उद्यमी द्वारा चलाया जाता है। इसके मुख्य लक्षण अब निम्नलिखित है। चलो तो सबसे पहले नंबर पे देखो, यहाँ पे जो उद्यमशीलता के लक्षण होने वाले हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के लक्षण पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, अभी एक चीज बिल्कुल क्लियर रखना, अभी हमने उद्यमी की बात नहीं की है। हालांकि दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा रिलेटेड है, जो बहुत सारे लक्षण सिमिलर ही मिलेंगे, बट उद्यमी के बारे में अलग से चर्चा की जाएगी आपसे। अभी केवल उद्यमिता के बारे में बात कर रहे हैं, उद्यमिता के लक्षण के बारे में। तो उद्यमिता में एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? आर्थिक क्रिया। आर्थिक मतलब पैसे की बात होने वाली है अब इसमें। ठीक है, चलो तो देखते हैं जरा क्या लिखा हुआ है। तो पुराने कुछ इंपॉर्टेंट से लोग थे, इकोनॉमिस्ट थे, जिनका नाम था एडम स्मिथ। इसके बाद दूसरा लिखा हुआ है क्या? रिचर्ड कैंटिलॉन। इन्होंने क्या कहा है? उद्यमीकरण को ये लोग आर्थिक क्रिया नहीं मानते थे। इनका ये बोलना था कि जरूरी नहीं है अगर आप पैसे लगाकर कोई बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आप एक उद्यमी होगे, ऐसा जरूरी नहीं है। आप केवल थॉट्स ले आओ तो ही आप उद्यमी होगे, ऐसा पुराने टाइम पे सोचा जाता था। बट बाद में कुछ लोग ऐसे आए, उन्होंने बोला कि उद्यम एक निरंतर चलने वाली आर्थिक प्रक्रिया है जो बदलाव को पहचानती है, और बदलाव लाने वाला व्यक्ति ही यहाँ पे उद्यमी होता है। इन्होंने बाद में ये स्वीकार किया कि उद्यमी जो रहेगा वो पैसा जरूर लगाएगा, उद्यमिता में पैसा जरूर आता है। ठीक है, पैसा क्यों आता है? क्योंकि जरूरी नहीं है आप बस थॉट रख दो और आप एक एंटरप्रेन्योर कहलाओ। ठीक है, याद रखना, एंटरप्रेन्योर की कोई एक डेफिनेशन होती नहीं है, इसका कोई एक गुण नहीं होता। डिफरेंट डिफरेंट जो गुण हमने पढ़े ना, जोखिम भी लिया उसने, नवाचार भी लेकर आया, पैसा भी लगाया, हर एक चीज इंक्लूड होती है उसमें। इसलिए कहा जा रहा है कि आर्थिक क्रिया इंक्लूड हो रही है हमारे किस में? एंटरप्रेन्योरशिप में। पिछले कुछ दशकों में उद्यमीकरण को आर्थिक क्रिया माना जाने लगा है, क्योंकि इसमें एक संघ का सृजन होता है और प्रक्रिया दोनों शामिल हो रही है। ठीक है, अगर यहाँ पे बड़ी बड़ी मशीन लग रही है, पैसा चाहिए ही रहेगा। अगर कुछ भी आइडिया ला रहे हो, आप नई कार इन्वेंट कर रहे हो, तो कार बना रहे हो, तो उसमें भी क्या लगेगा? पैसा लगेगा। ठीक है, तो ये आर्थिक क्रिया तो यहाँ पे इंक्लूड होने ही वाली है, और ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लक्षण है उद्यमिता का। ठीक है, चलो तो याद रहेगा आर्थिक क्रिया वाला ये लक्षण। अब चलते हैं दूसरी तरफ, नेक्स्ट चीज की तरफ, जो अगला हमारा एक और इंपॉर्टेंट लक्षण हो रहा है उद्यमिता का, ये होने वाला है नवीकरण। नवीकरण मतलब इनोवेशन, सिंपल अगर हम टर्म में बात करें तो ये क्या होने वाला है?
इनोवेशन होने वाला है। ठीक है, चलो तो इनोवेशन की तरफ चलते हैं। नवीकरण प्रक्रिया से भाव है नई चीजें करना। नवीकरण वह है जिससे उद्यमी या तो धन पैदा करने वाले नए संसाधन बनाता है या पहले से मौजूद संसाधनों को अपनी धन सृजन क्षमता से नया बनाता है। नवीकरण का मतलब कुछ नया लेकर आना, कुछ इनोवेट करना। ठीक है, अब इनोवेशन कैसे, कुछ नया ही इनोवेशन आ गया। पुराने टाइम से इंटरनेट कभी चल ही नहीं रहा था, मैंने अब इंटरनेट लेकर आ गया। ठीक है, तो ये भी इनोवेशन। या फिर ऐसा हो सकता है पुराने टाइम से 3G चल रहा था, अब मैं उसको किस पे शिफ्ट कर दूंगा, अब मैं उसे शिफ्ट कर दूंगा 5G पर, तो ये भी एक इनोवेशन हो गया। आया समझ में? तो इनोवेशन में चेंजेस एकदम सडन पूरे भी चेंजेस हो सकते हैं या फिर धीरे धीरे ग्रेजुअल चेंजेस भी हो सकते हैं। क्लियर? चलो, तो उद्यमीकरण नवीकरण है जहां नए उत्पाद, सेवाएं, विचार तथा सूचनाएं पैदा की जाती है, संगठनों द्वारा नई उत्पादन पद्धतियां शुरू करी जाती है। मंडीकरण के मौके, मंडीकरण का मतलब सिंपल सा मतलब समझना, वैश्वीकरण से। ठीक है, तो मंडीकरण के नए मौके तथा मौजूदा मांगों को पूरा करने के लिए बेहतर तथा योग्य तरीकों को ढूंढा जाता है। तो ये नवीकरण के अंदर हमारी सारी चीज इंक्लूड होती है। बहुत ही सिंपल है, आप अगर कॉन्सेप्ट वाइज इसे समझोगे तो ही समझ में आएगा, नहीं तो ये चीजें रटने वाली हो जाएगी। मैं आपको रटवाना नहीं चाहता हूं, इसलिए चीजों को सिंपल तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आई होप आपको चीजें बिल्कुल क्लियर हो रही होंगी। क्लियर? चलो, तो नवीकरण का मतलब नए नए इनोवेशन लेकर आना, चीजों को नए तरीके से यहाँ पे इंप्लीमेंट करना, यही इंपॉर्टेंट लक्षण होता है हमारे उद्यमिता का। ठीक है, चलते हैं अब आगे की तरफ। अच्छा, इसमें यहाँ पे आप कुछ एक चीजें देखोगे कि नए उत्पाद, सेवाएं, विचार, सूचना पैदा करते हैं। ठीक है, उत्पादन प्रक्रियाएं शुरू करी जाती है। मंडीकरण के नए मौके मतलब अपना बाजार बनाना। ठीक है, किसी भी आज के समय पे जो फ्लिपकार्ट है, आज के समय पे जो अमेजन है, ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, आज के समय में हमारे इंडिया में इतने बड़े लेवल पे क्यों बन पाई है? अमेजन हमारे इंडिया में भी बहुत ज्यादा फेमस है। हमारे इंडिया में आईफोन आना प्रयास कर रहा है, आईफोन चाह रहा है कि वो यहीं पे बने आईफोन के लिए, क्योंकि मार्केट चाहिए, और मार्केट हमारे इंडिया में बहुत अच्छा मिल सकता है। इसलिए इंडिया में अभी एंटरप्रेन्योरशिप वाला टाइम बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट मिल सकता है किसी एंटरप्रेन्योर को, अगर वो सही डायमेंशन में अपनी चीजों को, अपने प्रोडक्ट को बिल्कुल बनाए तो। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। ओला टैक्सी न्यू ट्रेवल, बिल्कुल ये ओला टैक्सी, हाँ बिल्कुल, कितनी मतलब इनोवेशन है भाई, नई चीज निकाल दी उसने। बिल्कुल, और ऐसी ही चीजें चलती है आज के समय पे, ऐसा ही कुछ आपको हर एक लेवल पे इनोवेशन चाहिए। जो चीजें अगर आप पुरानी कंटिन्यू कर दोगे और आज के समय में आप समय के साथ चीजें नहीं बदलोगे, पुरानी चीजों को चलाने का प्रयास करोगे, तो आपकी चीजें खत्म हो जाएगी। ठीक है, और बिल्कुल ऐसा होता है। ठीक है, चलते हैं। मैंने कल भी आपको एग्जांपल दिया था नोकिया वाला, नोकिया का मोबाइल। ठीक है, कितने चलते थे नोकिया के मोबाइल, बट चीजों को उसने लेकर ही नहीं आया, सर्विसेज देना ही प्रोवाइड नहीं की, तो आज नोकिया का नामो निशान खत्म है। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं अब। अगली चीज ये लिखा हुआ है उच्च प्राप्ति के कार्य, ये भी एक लक्षण होता है किसका? एंटरप्रेन्योरशिप का। उच्च प्राप्ति के कार्य मतलब जो एंटरप्रेन्योरशिप में हमेशा एक चीज पर ध्यान दिया जाता है, बेस्ट से बेस्ट करना, बेस्ट से बेस्ट चीज लेकर आना, ये हमेशा प्रयास की जाता है। विभिन्न व्यक्ति सिर्फ उनके कार्य की क्षमता में ही नहीं बल्कि उनकी इच्छा तथा प्रेरणा में भी अलग अलग होते हैं। प्रेरणा उनके उद्देश्यों की ताकत पर निर्भर करती है, जैसे कि जरूरतें और इच्छा, हमेशा कुछ नया प्राप्त करना और अच्छा प्राप्त करना। अच्छा, चलते हैं अब फोर्थ चीज की तरफ। ये लिखा हुआ है सृजनात्मक और उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया। जो एंटरप्रेन्योरशिप होती है, इसका एक कोई उद्देश्य होता है, कोई एक एम होता है। जैसे कि एक एग्जांपल हमने इसका ही देखा था, स्मैक सब का। इसका एग्जांपल, इसका उद्देश्य क्या रहा होगा कि भाई उस टाइम पीरियड पे जब कोरोना चल रहा है, तो मेरा उद्देश्य है सस्ते से सस्ते दामों पे अच्छी से अच्छी सर्विस देना, ताकि मेरा ये पैनल बहुत अच्छे से चल पाए। ये मैक्सअप वालों ने सोचा होगा, कंपनी ने सोचा होगा, है कि नहीं? ठीक है, तो उसका कुछ उद्देश्य था कि इस कोरोना टाइम पीरियड पे मेरे को जितने भी टीचर्स हैं उनकी चीजों को, उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना। ठीक है, इसी टाइम पीरियड पे आपको पता होगा बहुत सारे जो टीचर्स आए थे उन्होंने पेन और टैब का यूज किया था। ठीक है, और ये क्यों चला उस टाइम पे? उस टाइम पे पेन टैब, हाँ
आज के समय पे तो ये बड़ा सा पैनल दिख रहा है आपको, ठीक है, मेरे मतलब पूरे फेस से भी कितना ज्यादा कवर हो सकता है, ठीक है। बट उस टाइम पीरियड पे घर पर तो ये चीजें नहीं लग सकती थी, इसलिए बहुत ज्यादा चला था पेन टैब। जो टीचर्स थे उन्होंने बस सिंपल सा लैपटॉप पे पेन और टैब का यूज करना स्टार्ट कर दिया था। और वो क्यों संभव हो पाया था? क्योंकि घर पर इतना बड़ा पैनल लगाना संभव नहीं था, इसलिए उस टाइम पे पेन और टैब ज्यादा चला हुआ था। तो ये समय के साथ चीजें सारी चेंज होती है, और उसके पीछे उद्देश्य बस ये था कि जो टीचर है वो डायरेक्ट कनेक्ट कर पाए अपने बच्चों से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो इसका भी एक उद्देश्य रहा। हर एक चीज के पीछे यहाँ पे देखो उद्देश्य उद्देश्य रहता है। ये देखो, जब भी कोई स्टार्टअप लगाते हैं तो सबसे पहले तो विचार पैदा होना ही इंपॉर्टेंट होता है, देन उसके बाद तैयारी की जाती है, देन निर्माण किया जाता है, फिर स्पष्टीकरण और अंत में प्रमाणीकरण, मतलब जो प्रोडक्ट बन गया। ये सारे स्टेजेस होते हैं, प्रबंधन में अलग से पढ़ेंगे, बिल्कुल भी इशू मत रखना इन सारी चीजों को लेकर। लाभ कमाना ही एकमात्र इनका एम नहीं होता, इनका एम ऐसा होता है कि कुछ नई चीजें हमें लेकर आना है, कुछ सृजन करना है, जिससे समाज का भी भला हो, खुद का तो हो ही, साथ ही साथ समाज का भी भला हो। जैसे कि जो इंटरनेट आया था, इसका बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे यहाँ पे यूज किया। आज के समय में बिना इंटरनेट के शायद जीना भी संभव नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज को हम यहाँ पे समझ सकते हैं। ये सृजनात्मक और उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, ये एक इंपॉर्टेंट लक्षण है हमारी उद्यमिता का। चलते हैं हम नेक्स्ट अगले इंपॉर्टेंट लक्षण की तरफ। ये होता है एक उद्यम, ठीक है। उद्यम मतलब इंडस्ट्री, एक संगठन का कार्य होता है उद्यमी का कार्य उत्पादन के विभिन्न तथ्यों को इकट्ठा करना, प्रबंध करना, जोखिम उठाने का कार्य भी करना है। उद्यमी वही है जो एक भूमि, ठीक है, बहुत ही बढ़िया लाइन कही है, देखो इन्होंने जे के अनुसार जो इनकी लाइन है वो देखो, उद्यमी वह है जो एक की भूमि, दूसरे का श्रम, किसी और की पूंजी को मिलाकर एक उत्पाद का उत्पादन कर देता है, ठीक है। तो कितनी बढ़िया लाइन कही है इन्होंने कि आप चीजों को समझो, अलग अलग जगह से रिसोर्स को कलेक्ट करो, ठीक है। और इसी को ही कहते हैं हम क्या, उद्यम कहते हैं। अलग अलग जगह से आप क्या कर रहे हो, रिसोर्सेस को कलेक्ट कर रहे हो, उसे सही दिशा में लगा रहे हो, उससे उत्पाद बना रहे हो, सबको प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हो, और अंत में अपना एंटरप्रेन्योर वाला टैग भी हासिल कर रहे हो, ठीक है। तो याद रखना ये सारी चीज। एक और लाइन पढ़ो यहाँ पे, जोखिम उठाने का कार्य भी इसमें इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर? चलो, तो ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जोखिम उठाने के कार्य में 1755 में छपी एक किताब में कैंटिरो ने उद्यमी को ऐसा व्यक्ति बताया है जो कुछ चीजों को निश्चित दाम पर खरीदे और अनिश्चित दाम पर बेचे, अतः वह संसाधनों को पाने तथा उपयोग करने के निर्णय लेता है और साथ ही संगठन का जोखिम भी उठाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट से क्या हो गए हैं, हमारे लक्षण हो गए हैं उद्यमिता के, ठीक है। चलो, तो अब एक लास्ट एक पॉइंट और बचा है आज की क्लास का, और ये टॉपिक भी आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, और ये क्या है, उद्यमिता का महत्व लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलो जरा, आप उद्यमिता का महत्व, एंटरप्रेन्योरशिप की हेल्प से क्या क्या चीजें हो सकती है। चलो, तो सिंपल सा मतलब है, अगर मैं कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं तो इसके क्या क्या प्रॉफिट हो सकते हैं। अब प्रॉफिट क्या हो सकते हैं, एक तो खुद का लाभ होने वाला है भाई, खुद को पैसा मिलने वाला है। बट प्रॉफिट तो कुछ और भी होगा, क्या होगा, मेरे देश में इतने सारे लोग मिल रहे हैं, उन्हें रोजगार भी मिलेगा, ठीक है। हो सकता है कि मैंने जो इंडस्ट्री लगाई कल को यूनिकॉर्न बन जाएगी और कल को जाके बहुत ज्यादा प्रॉफिट करेगी, तो अल्टीमेटली जीडीपी को सहायता मिलने वाली है, ठीक है। तो मैं रोजगार भी दे रहा हूँ, जीडीपी को सहायता भी दे रहा हूँ। हो सकता है कुछ सामाजिक लेवल पे कुछ जो मतलब सामाजिक स्तर पर भी कुछ चेंजेस लेकर आ जाऊं, हो सकता है इंटरनेट जैसी कुछ चीजें लेकर आ जाऊं। तो हर एक लेवल पे इनोवेशन का यहाँ पे महत्व होने वाला है, एंटरप्रेन्योरशिप का महत्व होने वाला है। चलो, तो जरा जल्दी से एक बार डिस्कस कर लेते हैं उद्यमिता का महत्व, ठीक है। चलो, तो आर्थिक विकास के संदर्भ में उद्यमी अन्य लोगों के व्यवसाय के अवसर पैदा करना। चलो, तो डायरेक्ट इधर आ जाते हैं। सबसे पहले नंबर पे लिखा हुआ है सफल इकाइयों की स्थापना करना। अगर उद्यमिता वाली चीजें रहेगी तो क्या होगा, सफल इकाइयां बनेगी, और ये जो सफल इकाइयां रहेगी ये क्या करने वाली है, ये जीडीपी में हेल्प करने वाली है अल्टीमेटली। देन इसके बाद लिखा हुआ है क्या, नवाचार को प्रोत्साहन मिलता है, ठीक है। आज के समय में अगर हम चाहते हैं इंडिया की जीडीपी में ग्रोथ आए, अगर
अगर हम चाहते हैं कि इंडिया धीरे धीरे आगे बढ़े तो सबसे ज्यादा एक चीज इंपॉर्टेंट है, उसे अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाली चीजों पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, कि इस चीज पर बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D डिपार्टमेंट इसे बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है इसे? R&D डिपार्टमेंट बोला जाता है। हर एक लेवल पे रिसर्च और डेवलपमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। आज भी आप आज के समय पे देखोगे कितने सारे लोग इंजीनियरिंग करे होते हैं, बट उनमें से कितने कम लोग यहाँ पे PhD तक पहुंच पाते हैं। क्यों नहीं पहुंच पाते? क्योंकि उनको मन में ही नहीं है ये वाली चीज। कौन सी चीज? ये वाली चीज। अगर अगर ऐसा होगा कि एंटरप्रेन्योरशिप वाली चीजें डेवलप होगी, नई नई इंडस्ट्री लगेंगी, तो लोगों के अंदर क्या आएगा? ये नवाचार को प्रोत्साहन मिलेगा। और अगर नवाचार को प्रोत्साहन मिलेगा तो नई नई चीजें आएंगी, और अल्टीमेटली क्या होने वाला है? हमारी देश की इकोनॉमी को हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, तो उद्यमिता के कारण ही व्यवसायिक नव प्रवर्तन होते हैं और औद्योगिक विकास होता है। हमारी GDP में जो आपने सुना होगा, प्राथमिक हमारी GDP होती है। ठीक है, प्राथमिक का क्या बोलते हैं उसे? 3 सेक्टर होते हैं ना, प्राथमिक सेक्टर, द्वितीयक सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। तो जो प्राथमिक सेक्टर है इसमें बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं बट GDP में कम योगदान है, और जो द्वितीयक सेक्टर है ये तो बिल्कुल ही गायब है हमारे भारत से। ठीक है, द्वितीयक सेक्टर जिसमें क्या आता है? हमारे उद्योग वगैरह आते हैं। बिल्कुल बहुत कम GDP में योगदान है इसका, जितना होना चाहिए उससे तो बहुत ही कम योगदान है। ठीक है, तो अगर नवाचार आएंगे, नई नई मशीन्स बनेगी, तो कल को जाके हमारे इंडिया में भी डेवलपमेंट आएगा। भाई जर्मनी और जो ब्रिटिश है, जो मतलब ब्रिटेन है, यहाँ पर बहुत ज्यादा ग्रोथ क्यों है? क्यों इनकी GDP इतनी ज्यादा पावरफुल है? भले ही नंबर के हिसाब से पीछे रहे सारी कंट्रीज, बट इनकी GDP पावरफुल है। क्यों है पावरफुल? क्योंकि यहाँ पे जो सेकेंडरी इनका यहाँ पे सेक्टर होने वाला है ये पावरफुल है। यहाँ पे जो इनोवेशन वाली चीज है ये बहुत अच्छे से चल रही है। चलो, तो आगे देखो, यहाँ पे एक और चीज लिखी हुई है, उद्यमिता के कारण क्या होने वाला है? आर्थिक विकास होगा। अगर आप नए नए यहाँ पे बिजनेस लेकर आओगे, नई नई चीजें खोज निकालोगे। भाई क्यों ऐसा नहीं हो सकता था कि टेस्ला जैसी कंपनी हमारे इंडिया में होती? क्यों नहीं हुआ भाई ऐसा? आईफोन हमारे इंडिया में बनना स्टार्ट क्यों नहीं हुए सबसे पहले? क्यों यहाँ पे? भाई ज्यादातर जो बिजनेसमैन है वो अमेरिका के ही क्यों रहते हैं? इसके पीछे भी तो कुछ रीजन होगा। और अगर ऐसा होता, ये सारे बिजनेसमैन हमारे इंडिया के होते, ठीक है, जैसे कि आज के समय में TCS और इन्फोसिस, ठीक है, TCS हम इसे अपनी कंपनी मानते हैं। ठीक है, तो आज के समय में TCS बिल्कुल ये काम करती है किसके लिए? फॉरेन के लिए, और इससे हमें बहुत ज्यादा पैसा भी आता है। लगभग 18 लाख करोड़ का मार्केट है TCS का। कैन यू इमेजिन? कितना बड़ा मार्केट है? ठीक है, 18 लाख करोड़ का मार्केट है TCS का, और अल्टीमेटली इसके पास जो पैसा आता है ना, वो फॉरेन जो भी कंपनीज है ना उनसे मिलता है। इनके इन्वेस्टर्स कहां पर है? फॉरेन में बैठे हुए हैं। अगर अमेरिका में प्रॉब्लम जाती है तो इनकी रेवेन्यू में प्रॉब्लम चली जाती है। तो ये तो केवल एक छोटी सी एक कंपनी है। ऐसी अगर और कंपनी होती, नए नए इनोवेशन हम पहले लेकर आते, तो शायद आज इंडिया का ये आर्थिक विकास बहुत ही अल्टीमेट लेवल का होता। ठीक है, तो ये चीजें हमारे इंडिया में कम है। आई होप कि चीजें धीरे धीरे बढ़ेगी। ओके, उद्यमिता के कारण और क्या होता है? मैं कंपनी खोलूंगा और कंपनी में नया इनोवेशन लाऊंगा, मेरा प्लान अच्छा होगा तो लोग मेरे से जुड़ना चाहेंगे, मैं उन्हें सैलरी प्रोवाइड करूंगा, तो रोजगार के अवसर भी यहाँ पर पैदा होने वाले हैं। ठीक है, देन इसके बाद एक और पॉइंट लिखा हुआ है क्या? संतुलित विकास। अगर मैं इनोवेशन लेकर आऊंगा नई नई जगह पर, ठीक है, तो पूरी कंट्री में जो असंतुलन वाली स्थिति है कि केवल बॉम्बे वाले एरिया में इनोवेशन हो रहा है या फिर पुणे वाली जगह पर इंडस्ट्रीज बन रही है, ठीक है, ये भी धीरे धीरे कम होगी। तो अल्टीमेटली हमारे इंडिया में संतुलित विकास भी यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर? चलो, तो याद रखना है फोर्थ पॉइंट भी, उद्यमी पिछड़े प्रांतों में उद्योग स्थापित करके न केवल रोजगार प्रदान कर रहे हैं अपितु आर्थिक असमानताओं को भी कम करते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा वो इंदौर में हमारे यहाँ पे समिट होती है लगभग 2-3 साल बाद। ठीक है, क्यों होती है भाई? हाँ, हमारे CM साहब करते हैं ना, इंदौर में समिट होती है, बहुत सारे बिजनेसमैन को लेकर आया जाता है, उनसे बोला जाता है आप यहाँ पे पैसा लगाओ। क्यों कहते हैं उससे? क्योंकि उससे ये असंतुलित जो विकास है ना, ये थोड़ा सा कम हो। ज्यादातर इंडस्ट्री भाई मुंबई और पुणे में ही क्यों है? उन चीजों को कम होना चाहिए, धीरे धीरे इंदौर भी विकसित होना चाहिए। तो ये सारी चीज ध्यान में रखी जाती है। अगला एक और इंपॉर्टेंट चीज, उद्यमिता का महत्व, नवीन बाजारों की खोज होती है और विकास होता है। अगर उद्यमिता बहुत ज्यादा आएगी तो नवाचार आएगा, और नवाचार आएगा तो नए नए बाजार देखने को मिलेंगे। कहाँ किसी ने पहले सोचा होगा कि ये ऑनलाइन डिलीवरी का बाजार इतना बड़ा हो सकता है? ठीक है, मतलब जोमेटो जैसी कंपनियां इतने बड़े लेवल पे आ सकती है, बट धीरे धीरे चीजों को डेवलप किया उन्होंने,
इन्होंने, और आज देखो आज पर्सन, हाँ 100 रुपए का छोला कुलचा, हाँ बिल्कुल सही एग्जांपल दे रहा हूँ। इवन दो मैंने भी ऐसा किया है, मुझे पता है मार्केट में मैं जाऊंगा 100 रुपए का मुझे मिल जाएगा छोला कुलचा विष्णु शर्मा में, बट फिर भी मैं क्या प्रेफर करता हूँ, मैं प्रेफर करूंगा कि मैं तो बाहर नहीं जा रहा, चाहे तो भले ही ये मुझे डबल प्राइस पे मिल जाए जोमेटो पे, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है मुझे अपना टाइम व्यर्थ नहीं करना है इस चीज के ऊपर, तो मैं 100 रुपए ज्यादा दे दूंगा। और ये चीज इन्होंने भी समझी कि आज के समय में ये बाजार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये समय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अब हम क्या काम करते हैं, लोगों को प्रोवाइड करते हैं ये सारी चीजें। हाँ ऐसे कई सारे ऐप आए हैं भाई, आप सोच भी नहीं सकते लोगों ने, हाँ घर से प्रेस के लिए, मतलब जैसे आप सोचते हैं ना अपन शर्ट पे प्रेस करवाना, अब ये शर्ट है मैंने पहना हुआ, अब इस पे प्रेस करवाना है, तो मैं क्या करूंगा भाई, लेकर जाऊंगा किसी पर्सन के पास, या फिर उसे बोलूंगा कि भाई तू घर से आ, प्रेस के कपड़े लेकर जा, प्रेस करवा के देके जाए, तो ऐसा काम लोगों ने इसके लिए स्टार्टअप स्टार्ट कर दिए। कैसे स्टार्टअप स्टार्ट कर दिए, प्रेस के लिए ऐप बना लिया, ठीक है, कि आप प्रेस का मैसेज कर दो, घर से आपके कपड़े उठाने आएंगे, चीजें डिलीवर करके जाएंगे, तो ये सब स्टार्टअप ही तो है, ये सब इनोवेशन वाली चीजें तो है, कुछ नए नए थॉट्स ही तो लेकर आए हैं, ठीक है। एक अभी एक नया ऐप मिला मिला है मुझे जिसका नाम है ड्रॉप जोन, ठीक है, वो ड्रॉप जोन क्या करता है, ठीक है, क्या स्टार्टअप है पता है, इन्होंने स्टार्ट किया है कि अगर आपको कुछ चीजें एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचानी है, तो आप क्या करोगे, इस जगह से एड्रेस उठाएगा वो पर्सन, आपके घर आएगा, चीज को उठाएगा और दूसरी जगह जाके डिलीवर कर देगा। कितना बढ़िया है, ठीक है। अब इसका यूज कहाँ हो रहा है, घर से टिफिन बुलवाने के लिए। पहले क्या होता था, आपको घर जाना पड़ता था या फिर वेट करना पड़ता था जब तक टिफिन ना बन जाए। अब आज के टाइम पे क्या होता है, ड्रॉप जोन का यूज किया हमने, वो क्या करता है 60 रुपए में डिलीवरी कर देता है, दूर से, अच्छी दूर से, मिनाल से आता है 10 किलोमीटर से दूर, एमपी नगर पे लाकर टिफिन ड्रॉप कर देता है, क्योंकि हम तो 7 बजे निकल जाते हैं घर से। क्लियर, तो ये सब स्टार्टअप है, नए नए थॉट्स लेकर आ रहे हैं, नवीन बाजार खोज लिया, जबकि किसी ने सोचा ही नहीं होगा ऐसा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यस, ऑनलाइन सर्विसेज के टाइम सेव हो जाता है, फिर अपने प्रोफेशन कम से ज्यादा ध्यान दे पाते हैं, बिल्कुल सही बात है। टाइम ही, और आज के टाइम पे टाइम ही मैटर कर रहा है चीजों में, बस यही चाहिए। चलते हैं आगे, देखो यहाँ पे राजकीय नीतियों का क्रियान्वयन भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, और लास्ट लिखा हुआ यहाँ पे पूंजी निर्माण, मतलब कैपिटल भी यहाँ पे जनरेट कर सकते हो आप उद्यमिता के थ्रू। चलते हैं, तो अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, और कल की बात, कल के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट सी चीज, और वो हो जाने वाला है क्या, सिद्धांत, ठीक है। तो कल की क्लास बिल्कुल भी मिस मत करना, कल की क्लास में, क्योंकि हम सिद्धांत पढ़ने वाले हैं, और ये सिद्धांत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाने वाले हैं, और एक्चुअली में कठिन भी होने वाले हैं। सिद्धांत इतनी इजीली समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि जब भी कॉन्सेप्ट के लेवल पे चीजें समझते हैं ये हमेशा कठिन हो जाती है। आज हमने देख लो ये टॉपिक सबसे पहले पूरा कंप्लीट कर दिया है, अवधारणा और महत्व, देन इसके बाद ये लक्षण भी हमने पढ़ लिए है, कल हम इसके सिद्धांत पढ़ेंगे, देन इसके बाद विशेषताएं भी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड विद अस, कल मिलते हैं सेम टाइम 7 बजे आपको शाम में, यहीं पर आपके साथ आगे की चीजों को डिस्कस करने के लिए। आई होप आपको आज की क्लास में बहुत ही मजा आया होगा, और जैसा कि आपको लग रहा होगा कि क्लास बोरिंग सी होगी, बिल्कुल ऐसा नहीं लगा होगा, क्लास में बड़ा इंटरेस्ट आया होगा आज आपको, ठीक है। तो कल मिलते हैं 7 बजे, ठीक है। चलिए, तो चलो तो मिलते हैं कल 7 बजे आप सभी से। टिल देन अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। चलो, बहुत ही बढ़िया। 11, अच्छा आर्ट्स वगैरह लिया था क्या आपने, उद्यमिता। चलो तो मिलते हैं कल। ओके, इन केस अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो, हाँ एक चीज और मैं अभी बता दूं, अगर कुछ भी क्वेरी हो सब्जेक्ट से लेकर, तो आप मुझे इस नंबर पे बिल्कुल मैसेज कीजिएगा। अनुराग दुबे मेरा नाम है, 9926857587, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। हाँ हो सकता है थोड़ा रिप्लाई लेट करूं, बट कर दूंगा, 100% श्योर हूं इस चीज के लिए। चलो तो मिलते हैं अब। ओके कॉमर्स, ओके गुड। चलो तो मिलते हैं, हाँ आर्ट्स क्यों बोल रहा था, ठीक है, कॉमर्स में ही, ऑब्वियस है कॉमर्स में ही आएगा सारी चीज। चलो तो मिलते हैं अब जल्दी से। थैंक यू सो मच।